है ना। क्या होते हैं ये केमिकल्स विच किल्स, क्या बोल रहा है, केमिकल जो किल कर दे या इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है बच्चों स्टॉप, रोक देना, स्टॉप या रोक देना द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बढ़वार है, उनकी जो ग्रोथ हो रही है, जो फल फूल रहे हैं उनको वो रोक देगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग किस किस को काउंट करने वाले हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोन्स को। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे कि हम लोगों को क्या हो सकती है, बीमारी वगैरह हो सकती है। आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल्स। तो सिंपल सी कहानी थी, क्या होते हैं एंटी माइक्रोबियल्स, जो क्या करते हैं, किल कर दें, मार डालें या रोक दें ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। ठीक है। अगर टाइप की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल दो टाइप के होते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ किल और रोकना। जो मार देते हैं, जो किल कर देंगे, उनको हम कहते हैं साइडल। जो साइडल वर्ड है, ठीक है ना, जो साइडल वर्ड है, साइडल का मतलब होता है किल कर देना। तो माइक्रोबाइसाइडल यानी कि माइक्रोब्स को किल करने वाले, मारने वाले। दूसरा है माइक्रोबायोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। तो दो तरीके से ये काम करते हैं, या तो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देंगे या उसको किल कर देंगे, बिल्कुल ही जान से मार देंगे। ठीक है ना। तो माइक्रोबायोस्टैटिक और माइक्रोबाइसाइडल, इस तरीके से हम दो कैटेगरी में इनको समझ सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन सिंपल था, किसके आधार पे था, कि कौन मार रहा है और कौन ग्रोथ को रोक रहा है। क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, यानी कि हम लोग कुछ ड्रग्स को देखेंगे, उनके मैकेनिज्म के आधार पे क्लासिफाई कर देते हैं, किसी को उनका थेराप्यूटिक यूज, ठीक है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड हो रहा है, बैक्टीरिया या वायरस, उसके आधार पे भी हम लोग नैनो में 35 की एवरेज है, सीएनजी में बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, क्योंकि 75% जो ऑडियंस है वो वीडियो देखती है बट सब्सक्राइब किसी ने किया नहीं है, तो उसमें से 200 सब्सक्राइबर अपने को चाहिए, तो करके जाओ तो मेरा 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो खत्म हो जाएगा। बाकियों को नहीं मारेगी। तो जो बड़ी रेंज कई सारों को मार सकती है, उसका स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी मैं निकल चुका हूं नैनो को लेके। फिलहाल अभी एक शूट पे जा रहा है, तो अभी निकल चुका हूं और मेरे को अर्ली मॉर्निंग शूट करना था, फिर अंधेरे में ही निकल रहा है। अभी क्लाइंट के पास पहुंचूंगा, क्लाइंट हमारी गाड़ी में आने वाले और फोटोशूट मैं करने वाला हूं। तो आज का जो स्पेशल वीडियो रहेगा वो नैनो के एवरेज के बारे में, सीएनजी में कितनी एवरेज दे रही है नैनो, उसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। तो कल रात को मैंने क्या किया है कि अदानी का जो गैस पंप है वहां से सिलेंडर फुल करवा लिया है, तो आज जितनी भी गाड़ी चलेगी वो अपने काउंट कर लेंगे, उसके बाद वही गैस पंप पे जाके फिर से सीएनजी फिल अप कराएंगे, तो अपने को प्रॉपर एवरेज का पता चल जाएगा। गाड़ी में एसी में चलाने वाला हूँ, तो एसी में कितनी एवरेज मिलती है अपने नैनो में वो चेकआउट करना है, क्योंकि कल रात को जो मैंने एवरेज का कैलकुलेशन किया तो एवरेज बहुत कम आई, 20 की एवरेज आई, और एसी में चलाया था तो 20 की एवरेज बहुत कम आ रही थी। 3 महीने पहले जब मैंने एवरेज का एक स्पेशल ब्लॉग बनाया था, वो टाइम पे मेरे को 35 की एवरेज आ रही थी। अभी इतनी कम क्यों आ रही है वो सब चेकआउट करना है, और थोड़ा टेंशन में मैं भी आ गया हूँ कि इतनी कम एवरेज नहीं आनी चाहिए। तो अभी देखते हैं, आज एवरेज का पता चल जाएगा, और कम आई होगी तो फिर लोचा हो जाएगा। तो गाइस, अगर आप ऑनलाइन इनकम करने में इंटरेस्टेड हैं तो गाइस ये वीडियो आपको लाइक चैनल हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं तो गाइस पहला क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर अगर हम बात करें तो देखो क्या बोल रहा है, जनरली है अभी अंधेरा ही है, उजाला हो जाएगा बहुत जल्दी। अपने निकलते हैं यहाँ से और आज का जो काम है वो खत्म करते हैं, उसके बाद अपने नैनो का प्रॉपर एवरेज का भी पता चल जाएगा। क्या बोल रहा है, जनरली दीज एजेंट्स डैमेजेस, क्या करते हैं, ये डैमेज कर देते हैं, खराब कर देंगे, डैमेज द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। देखो हमारी बॉडी में क्या है, केमिकल्स हैं सारे, और फंक्शनल ग्रुप तुमने पढ़े होंगे क्लास 12 में, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं, हमारी बॉडी में हर चीज क्या है, प्रोटीन की बनी हुई है।
हमारे हेयर, हमारी स्किन, हमारे मसल्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, ठीक है, हर चीज किसकी बनी हुई है? एंजाइम। सबसे ज्यादा काम कौन करता है हमारी बॉडी में? एंजाइम्स करते हैं, क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं? सारे के सारे केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करवा रही है, मतलब उनको फास्ट करवाती है। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी की सारी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगी? ठप पड़ जाती हैं। और हमारी नहीं, कोई भी लिविंग सेल है अगर, उसके अंदर के सारे केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाएंगे? ठप पड़ जाएंगे अगर एंजाइम्स यूट्यूब चैनल बेकार हो गए तो, ठीक है ना? क्या क्या हुआ देखो यहाँ पे इसलिए खास तरीके से क्या बोल रहा है कि ये डैमेज कर देते हैं एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोटीन। तो एक्चुअली में और क्या है कि enzymes, प्रोफेशन actually, फोटोग्राफर हूँ, वेडिंग और- फोटोग्राफर। तो मेन काम हमारा फोटोग्राफी का है, मेरा हमारा Enzymes मेरा। are- तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि लॉकडाउन के बाद तो वैसे वेडिंग फोटोग्राफी का जो बिजनेस है पूरा खत्म हो चुका था, क्योंकि शादियां उतनी हो नहीं पा रही थी, क्योंकि वेडिंग की परमिशन मिल नहीं रही थी, और मिल रही थी तो 25 आदमी अलाउड होते थे, और वो सिचुएशन में कोई फोटोग्राफी करवाता नहीं था, मोबाइल से सब काम चला लेते थे, क्योंकि वैसे ही 25 आदमी में शादी करते थे तो फिर क्या ही फोटोग्राफी करेंगे। वो टाइम पे पूरा बिजनेस ठप हो चुका था कोरोना लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद फ्री हो गए थे, तो वो टाइम पे क्या हुआ कि मेरा भाई जो है जॉब करा है, सोलर सिस्टम की कंपनी है, वहाँ पे जॉब करता था वो। तो जैसे ये प्रोटीन डैमेज हो जाएगी, कॉमर्शियल एंजाइम डैमेज हो जाएगा, एंजाइम डैमेज हो सोलर जाएगा, सिस्टम इंस्टॉल करके देना केमिकल काम था रिएक्शन करवा रहा था, कंपनी वो का। केमिकल बट रिएक्शन वो क्या होना करते थे बंद कंपनी हो वाले, जाएगा। जो केमिकल फैब्रिकेशन रिएक्शन का होना बंद काम हो है, जाएगा, जो वायरिंग का तो काम है, जो भी A to Z सेल है वो ठप पड़ जाएगा। जो सिस्टम लगाना है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे बाहर, कंपनी खुद नहीं करती थी, बाहर कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी, और वो खाली ऑर्डर लेते थे। वो कंपनी में मेरा भाई इंजीनियर था, वहाँ पे फिर हमने क्या किया कि सोलर का बिजनेस चालू किया, कॉन्ट्रैक्ट लेना। हमको गाड़ी की जरूरत थी और CNG गाड़ी लेनी थी। वो टाइम पे हमने क्या किया कि अल्टो बुक करवाई थी, मेरे भाई ने अल्टो बुक करवा भी दी, क्योंकि ऐसा था कि सोलर का काम हमने चालू ही रखेंगे, और फोटोग्राफी का जैसे ही काम डिपेंड करेगा खुलेगा कौन सी वो टाइम पे मेडिसिन किस सोलर का प्रोटीन काम को करके अफेक्ट कर प्रॉपर रही है, तो फोटोग्राफी का कर जो देंगे, प्रोटीन बट साइड में होगी अलग से सेल का वो वाला पार्ट काम करना बंद कर तो देगा। बाय प्रोफेशन तो कोई मैं भी एक फोटोग्राफर part काम वीडियोग्राफर करना बंद था, करेगा, जैसे हमारी तो फिर बॉडी मैंने है, सोचा हमारी चलो body एक कोई भी एक काम पार्ट कर काम दे करना बंद कर दे, अपने- लीवर है ना, पैंक्रियास, तो क्या होगा? डेथ होने की संभावना बढ़ जाएगी हमारी। कुछ तो पार्ट ऐसे हैं, हार्ट काम करना बंद किया तो डैमेज, पूरी बॉडी डेथ हो जाएगी। तो कौन ऐसा सा कुछ पार्ट, हमारा है। कौन सी प्रोटीन अफेक्ट हो रही है, उसके हिसाब से अलग अलग पार्ट, सेल्स के अलग अलग पार्ट अफेक्टेड होते हैं। थोड़ा जैसे- मेरे को भी शौक है जैसे कुछ ऐसा खास वीडियो प्रोटीन है जो बनाने का। सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल डैमेज हो गई तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। फिर भी गाड़ी इतनी गंदी सेल नहीं मेम्ब्रेन, लग रही है, प्रोटीन देखो सेल यहाँ बात से मेम्ब्रेन की पता सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, अगर वाली प्रोटीन डैमेज हो गई तो सेल मेम्ब्रेन बनना बंद हो जाएगी, नई सेल मेम्ब्रेन तो बनेगी आपने नहीं। वो क्लिप अब देख पुरानी ली सेल होगी मेम्ब्रेन कब तक कितना टिकेगी? अंदर और गैस वो सेल आया है, मेम्ब्रेन तो डैमेज हो जाएगी। 2.36 बैक्टीरिया की kg ग्रोथ गैस रुक सिलेंडर जाएगी, में हमारे आया है, और प्रोटीन तब तक हमारी गाड़ी सिंथेसिस उसके अंदर 72 या 73 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी थी। जो प्रोटीन जरूरी है, मतलब उसके देखने शरीर के जाओ जो तो प्रोटीन 2.25 शरीर अंदर किलो इंटरफेस के खुद ही ऊपर एक सेल गैस है, आया है, वो प्रोटीन तो रुक 72 जाएगा किलोमीटर बनना। अपनी गाड़ी चल रही थी, तो न्यूक्लिक समझ लो अभी 30 की एवरेज हमने क्योंकि कैलकुलेशन कौन-कौन कर आता है? सकते हैं। और सुबह जब DNA काम से गया था तो क्या हुआ था कि 10-15 मिनट गाड़ी मैंने ऐसे चालू ठीक है, करके खड़ी रखी ये थी, बनना AC बंद हो चालू जाएंगे। था, क्योंकि बात कर रहे थे, गाड़ी चला नहीं रहे थे, तो ऐसे गाड़ी चालू थी, तो उसका भी कैलकुलेशन करना है। तो मतलब 72 किलोमीटर 73 किलोमीटर चल चुकी थी, और मैंने 15 मिनट ऐसे ही गाड़ी चालू रखी थी, तो उस हिसाब से अपने कैलकुलेशन करे तो अपनी गाड़ी की एवरेज 30 या 35 के आजू बाजू में अपनी गाड़ी की एवरेज है। कल 20 की एवरेज निकल रही थी, तो इंटरमीडिएट ये जो एंटीमाइक्रोबियल होंगे वो क्या करेंगे, बीच के किसी केमिकल्स को क्या करेंगे, बीच में किसी केमिकल को आके डैमेज कर देंगे, तो आगे की प्रोसेस होएगी नहीं, और इस तरीके से उस बैक्टीरिया की, वायरस की या प्रोटोजोआ की डेथ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो मैकेनिज्म ये कुछ इस तरह से रहते हैं, किसी भी पार्ट को, हर चीज में कहीं ना कहीं प्रोटीन का ही रोल है, तो प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन अफेक्ट हो रही है उसी हिसाब से वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अफेक्ट कर जाएगा। क्लियर होगी बातें? आगे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थेरापेटिक यूज, मैंने बताया था कि किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये काम कर रहा है। एंटीबैक्टीरियल, अगर 2 मिनट के बगैर आपकी वेबसाइट अदृश्य है, उसे लाइव लाइव एंटीवायरल, अगर वायरस को मार रहा है। एंटी प्रोटोजोअल, अगर प्रोटोजोआ को मार रहा है। डोमेन के साथ। हेलमिंथिक्स क्या होते हैं? कीड़े, जैसे कि पेट के कीड़े वगैरह हैं, ठीक है। हेलमिंथिक्स क्या होते हैं? वॉर्म होते हैं, कीड़े होते हैं जो पेट के कीड़े वगैरह, अगर उनको किल कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं एंटी हेलमिंथिक। एक्टोपैरासाइट, जुएं वगैरह, लीक वालों में होती है, जुएं होते हैं। एक्टो मतलब बाहरी, एक्टो मतलब बाहरी, ऐसे पैरासाइट नॉर्मल किट आप देखेंगे, क्लियर है? आपको दिखाते हैं आपको चलिए प्रोटीन आगे। के बाद।
बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, देखो स्पेक्ट्रम की बात कर रहा था मैं, ब्रॉड सीएनजी स्पेक्ट्रम। ब्रॉड किट स्पेक्ट्रम इसमें का पहले मतलब ही क्या है, तुम कंपनी लोग फिट समझ लगी सकते हुई हो। है, आप देख सकते कल हैं। किसी डॉक्टर के पास और जाओगे तो इसमें हम notice करना। लगाएंगे आफ्टर आंखें फिटिंग वाला करेंगे patient इसमें आया, हम उसको सीक्वेंशियल वही किट टमस्टर बुखार कंपनी वाला की। पेशेंट आया, और आप उसको देख वही सकते हैं ये दवाई। नैनो किसी गाड़ी को है, फोड़ा फुंसी हो गया है, कोई वही दवाई। प्रॉपर फिटिंग होने एक के ही बाद कि हमने मेडिसिन इसमें कई लोगों को किस दी जा तरीके से रही सीएनजी है, फिट यानी करी कि है। जो वो भाई ये गाड़ी मेडिसिन वाले है काफी ब्रॉड परेशान थे, स्पेक्ट्रम है, कंपनी कई सारे फिटेड से, इसलिए हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लगाएंगे। किल करने में वो काम आती है। बाहर तो आपको ऐसी fitting मेडिसिन CNG जो बाकी दिखाएंगे आपको बहुत fitting करने सारे के बाद। किल और इनहिबिट किल मैनी ऑर्गेनिजम्स ठीक है ना। तो ऐसो को हम लोग कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, चौड़ा, ब्रॉड मतलब चौड़ा स्पेक्ट्रम, एक रेंज हो गई। नैरो स्पेक्ट्रम, ये नैनो जब गाड़ी है, कोई इसमें हमने पर्टिकुलर लगाई है मेडिसिन सीएनजी किसी किट। खास और आप पर्टिकुलर देख सकते बीमारी हैं के इसका लिए और वो किसी और बीमारी में काम नहीं करेगी, यानी कि एक मेडिसिन या एक या दो किल करेगा, आगे का उससे ज्यादा वो किल स्विच रह गया बस, बाकी नहीं काम करेगा। हमारा तो नैरो, नैरो मतलब होता है पतला, ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा, ठीक है ना। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एंटी माइक्रोबियल्स किस तरह से नाम के हिसाब से हम लोग दिमाग में सेट कर सकते हैं। चले आगे। ओके, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्शन, एक्शन जैसे पहले बता चुका हूं मैं, स्टैटिक क्या वो ग्रोथ को रोक रहा है, साइडल या वो उसको किल कर रहा है ना। स्टैटिक रोक देगा और साइडल क्या कर देगा, किल कर देगा, ये स्टॉप रोक देगा। एंटी माइकोबैक्टीरियल, मैंने बताया था माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं उनको जो किल करते हैं या मारते हैं उनको हम एंटी माइकोबैक्टीरियल कहते हैं। बेस्ड ऑन सोर्स, मिल कहां से रहा है, जैसे फंगस से एक मिलता है, जैसे हम पेंसिलिन, पेंसिलिन को आई थिंक सब जानते होंगे, कहां से मिलता है, फंगस से। एक्टिनोमाइसिटिस, ये एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना। एक्टिनोमाइसिटिस से क्या मिल रहा है, एरिथ्रोमाइसिन मिलता है। बैक्टीरिया से क्या मिलता है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया लिखा हुआ है। पॉलीमिक्सिन बी मिलती है। सिंथेटिक, कुछ हम लोग खुद आर्टिफिशियल बना लेते हैं, डेट इज सल्फोनामाइड्स। बात समझ में आ रही है। तो कौन सा केमिकल हमको कहां से मिल रहा है, फंगस से, एक्टिनोमाइसिटिस से, बैक्टीरिया से, या हम लोग आर्टिफिशियली उसे बना रहे हैं, उसके आधार पे भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो इस गाड़ी का आज हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं 2015 मॉडल में। अमाइड्स और सल्फा ग्रुप मौजूद होंगे, क्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना, जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। अब इसके स्ट्रक्चर को हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, चाहो तो इसको जाकर के एक बार चेक कर सकते हो इनका स्ट्रक्चर। सल्फोनामाइड का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्विनोलोन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्रासाइक्लिन कैसा होता है, ठीक है, नेट पे मिल जाएगा। अदरवाइज वो इतना डिटेल में जाने की हमको जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे इसलिए जान के नहीं दिया, वरना उसको भी तुम लोग पढ़ के कहीं परेशान ना होने लगो। एग्जाम्पल्स, कौन से एग्जाम्पल हमारे कोर्स में है, सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको सब जानते ही हो, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, बोरिक एसिड H3BO3, ब्लीचिंग पाउडर, इसको भी सब जानते हो, ब्लीचिंग पाउडर घर में इस्तेमाल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। आओ देखते हैं इनको बारी बारी से हम लोग कि इनका क्या और कैसे रोल प्ले करते हैं और कैसे वही 6-7 चीजें कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे, क्या यूज है वगैरह वगैरह वगैरह, आगे आते हैं। शुरुआत होती है सिल्वर नाइट्रेट से। तो क्या है सिल्वर नाइट्रेट, थोड़ा सा समझते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर कंपाउंड इन जर्नल फॉर एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन इज द फैक्ट दैट Ag+ इज रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन। सबसे ठीक है, जैसे इतनी बड़ी लाइन लिख दी मैंने यहां पर, तो तुम यहां पर सिंपल सी एक बात लिख सकते हो कि वी यूज सिल्वर नाइट्रेट एज इट इज नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन। लिख लो इसको, क्या लिखोगे, वी यूज सिल्वर नाइट्रेट एज, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट से क्या निकलेगा, जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, जब ये ब्रेक होगा तो यहां से क्या निकलेगा, Ag+ NO3-। तो Ag+ जो जाकर के एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी दिखाएगा जाकर के, वो अच्छा है क्योंकि वो हमारे लिए नॉन टॉक्सिक है, ठीक है ना। एंड एनिमल सेल्स एंड इन एडिशन इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट फंगस एंड वायरस। ये Ag+ काफी इफेक्टिव है, फंगस और वायरस को किल करने में काफी ज्यादा क्या है, ये इफेक्टिव है। क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट इम्पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन ऑन बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंसंट्रेशन। हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का क्या कंसंट्रेशन ले रहे हैं, उसके हिसाब से बैक्टीरिया को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करेगा, मारेगा, ठीक है।
क्या कह रहा है, एट लो कंसेंट्रेशन, अगर हमारे पास Ag+ का कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है, इट इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। अगर इसका कंसेंट्रेशन कम होता है तो जो सिल्वर नाइट्रेट है ये क्या बनाता है जाकर के, नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स क्या काम करते हैं, इसके जो नैनो पार्टिकल बनेंगे उनकी एक खास क्षमता है, दे पेनिट्रेट मतलब छेद कर देना, घुस जाना बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल में जाके घुस जाते हैं। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल में अगर छेद हो गया, खुद सोचो एक सेल है उसमें अगर छेद कर दिए, अंदर का प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म वो सारा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। और क्या कर रहा है, चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है ना, साथ साथ में क्या कर रहा है, चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दे रहा है, इवन रिजल्टिंग इन सेल डेथ, यहां तक कि वो सेल की डेथ भी कर सकता है। किसके सेल की, बैक्टीरिया के सेल की। तो कम कंसंट्रेशन में ये नैनो पार्टिकल निकाल करके नैनो पार्टिकल के रूप में काम करता है। हायर कंसंट्रेशन में डायरेक्टली मार देगा, कुछ नहीं करना उसे, सीधा जाके किल कर देता है उसे, खत्म हो जाएगी कहानी। क्लियर है। तो हम यहां पे थोड़ा सा इसको यहां पर एक हेडिंग लगा सकते हैं, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, या इसको हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ एक्शन में क्या है। अच्छा ठीक है, वो उस पार्ट को भी यहां पे हम ऐड कर सकते हैं। सिल्वर आयन परफॉर्म देयर डेडली वर्क, खतरनाक वर्क, ठीक है, सिल्वर आयन परफॉर्म देयर डेडली वर्क, खतरनाक वर्क बाय, देखो उसी चीज को थोड़ा सा इस तरह लिख दिया मैंने, पंचिंग होल्स, जैसे पंचिंग मशीन होती है, पंच करती है, ठीक है, बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसमें पंच होल बना देती है बहुत सारे। दे बाइंड टू द इसेंशियल सेल कंपोनेंट लाइक डीएनए, ये जो इसेंशियल सेल कंपोनेंट है डीएनए, उससे जाके चिपक जाएंगे, प्रिवेंटिंग बैक्टीरिया फ्रॉम परफॉर्मिंग इवन देयर मोस्ट बेसिक फंक्शन। अगर डीएनए पे जाके चिपक गए और डीएनए को काम करने नहीं देंगे तो अपना बहुत बेसिक से फंक्शन है जो उसकी बॉडी सेल की जो रिक्वायरमेंट है, जो डीएनए ऑर्डर देता है कि ये बनाओ वो बनाओ, वो काम भी होने बंद हो जाएंगे। क्लियर है। प्रिपरेशन की बात करें, क्या आगे हमारे पास अब प्रिपरेशन, तो सिंपल है, ठीक है, क्या होगा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग मेटेलिक सिल्वर। ये मेरे पास क्या मौजूद है, मेटेलिक सिल्वर मौजूद है, इसको मैं नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, सिल्वर नाइट्रेट, NO2 और H2O। तो मेन मेरे को क्या था, सिल्वर नाइट्रेट है, बाद में इसको मैं फिल्टर करके बाहर निकाल लूंगा। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस है, व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, ऑर्डरलेस है, बिटर इन टेस्ट, थोड़ा सा कड़वा होता है, फ्रीली सॉल्युबल इन बॉइलिंग अल्कोहल, अल्कोहल को बॉइल कर रहे हैं तो उसके अंदर इजीली घुल जाएगा, और वाटर, बॉइलिंग अल्कोहल और वाटर में ये फ्रीली सॉल्युबल रहता है। क्लियर है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो 450 डिग्री पर ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, नाइट्रेट से नाइट्राइट बन गया। क्या बन गया, ये नाइट्रेट था NO3, और क्या बन गया, ये नाइट्राइट बन गया, नाइट्राइट टाई, ठीक है। HCl के साथ मिला दें तो सिल्वर क्लोराइड, ये देख चुके हैं हम लोग, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। पोटेशियम क्रोमेट, अगर पोटेशियम क्रोमेट के साथ मिला दें तो क्या देगा, ये सिल्वर क्रोमेट दे देता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। क्लियर है। स्टोरेज वेरी सिंपल, स्टोर्ड इन एम्बर कलर, है ना, जो देखा ना जिसमें दवाई की बोतलें होती हैं जो ब्राउनिश कलर की होती हैं, एम्बर कलर बोटल्ड इन कूल्ड एंड डार्क प्लेस। कहाँ स्टोर करना है, सिंपल सी बात थी, हर किसी में लगभग सेम ही रहता है। यूज की बात करें तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल में जनरल बातें याद कर लो, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोअल, ये जनरल बातें यूज में चाहो तो डाल सकते हो। देखते हैं क्या क्या है। डिसइंफेक्टेंट, अच्छा क्या तुम लोगों को पता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर है। देखो एंटीसेप्टिक जो होते हैं ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन सेल्स के ऊपर, यानी टिश्यूज, सेल्स एंड टिश्यूज के ऊपर, यानी कि जो चीजें जिंदा हैं उनके ऊपर जो दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। घर में तुम लोग देखते हो कि फिनाइल या लाइजोल वगैरह तुम्हारे घर में डाल के पोछा लगता है तो वो कहलाता है डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जो नॉन लिविंग सरफेस क्या है, ये
नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर जो इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट। क्लियर है? ठीक है। एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? एस्ट्रिंजेंट्स में हेल्प क्लींस स्किन। स्किन है ना, कई बार तुम लोग देखा होगा, खासकर जो लड़कियां वगैरह रहती हैं, एक केमिकल आता है, चेहरा वगैरह उससे साफ करती है ना, उससे स्किन जो होती है उसके पोर्स वगैरह अच्छे से साफ हो जाते हैं, खुल जाते हैं और स्किन अच्छे से साफ हो जाती है। क्लींस स्किन, टाइटन पोर, जो थोड़े से होल्स वगैरह होते हैं स्किन में वो हट जाते हैं। एंड ड्राई आउट ऑयल्स, जो ऑयल लगा होता है हमारी स्किन के अंदर पोर्स में फंसा रहता है उसको ये सुखा देता है। तो एस्ट्रिंजेंट का मतलब हो गया जो ये सारे काम करेगा हमारे स्किन के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्ट्रिंजेंट बोलेंगे। यूज्ड ऑन वुंड एंड अल्सर, जो घाव होते हैं, अल्सर होते हैं, उनके ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ऑप्थेल्मिया, आंखों का जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स स्टिक यूज्ड एज कॉस्टिक टू डिस्ट्रॉय वार्ट्स एंड अदर स्किन ग्रोथ। इसकी अगर स्टिक की बात करें तो इसकी देखो मार्केट में ना इस टाइप से स्टिक अवेलेबल आती है, ऐसी रहेगी और आगे ऐसा मोटा सा बना रहता है। ठीक है, तो ये स्टिक होती है। यहाँ पे जो आगे ये वाला हिस्सा है इसमें रहती है मेडिसिन। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? आगे सिल्वर नाइट्रेट लगा हुआ रहता है। नेट पे सर्च मारोगे सिल्वर नाइट्रेट स्टिक मिल जाएगा तुमको। इस स्टिक को लेकर के जहाँ पर ये वार्ट्स या कोई स्किन की ग्रोथ होती है ना, लगा करके रगड़ देते हैं, या कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, कट लगा होता है, वहाँ पे कर देते हैं, तो ये क्या करता है? उसको रोकने में, ठीक करने में हेल्प करता है। क्लियर है? आगे आते हैं फॉर्मुलेशन। टॉपिकल, टॉपिकल मतलब ऊपरी, हम लोग इसको सिर्फ ऊपर लगा सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। एप्लीकेटर स्टिक, स्टिक का बताया मैंने अभी, तो दो तरीके से इसको बनाया जाता है। ठीक है, ब्रांड की बात करें तो मार्केट में डायरेक्ट सिल्वर नाइट्रेट के नाम से भी आता है, एवोका फ्लेक्सिबल कॉस्टिक एप्लीकेटर के नाम से भी मार्केट में ये मौजूद है। क्लियर है बातें? ओके, अब आते हैं आयनिक सिल्वर। देखो सिल्वर नाइट्रेट मेरे पास कंपाउंड था, आयनिक सिल्वर यानी कि मेरे पास सिल्वर डायरेक्ट आयन की फॉर्म में है। डायरेक्ट किसकी फॉर्म में है? आयन की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इनका अंतर रहेगा। द एंटीबैक्टीरियल मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिल्वर आयन इज कनेक्टेड विद, यानी कह रहा है कि ये एंटीबैक्टीरियल जो एक्टिविटी होती है आयनिक सिल्वर की, ठीक है, कैसे होती है, क्या कर रहा है, देखते हैं। आयनिक सिल्वर इंटरेक्ट करता है विद द बैक्टीरियल सेल एनवलप। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर गौर से देखोगे तो उसके ऊपर जो एनवलप होता है, ठीक है, उससे जाकर के ये क्या करेगा? जुड़ेगा या उसके साथ जाकर के इंटरेक्ट करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो यहां पे बात कर रहा है वो, अब एनवलप में उसको ले लिया उसने मेम्ब्रेन को, कि मेम्ब्रेन को क्या कर देगा? डिस्टेबलाइज। यानी कि मान लो जैसे कि मैं छोटी सी बात बोलूं कि ये कमरा है, ठीक है, कमरे की क्या है? चारों तरफ दीवारें हैं। अब कोई आए बड़ा सा हथौड़ा लेके और बीच बीच में मार मार के छेद कर दे, तो कमरे की दीवारें क्या हो जाएंगी? डिस्टेबलाइज। किसी भी समय अब ये कमरा फिर गिर सकता है ना। डिस्टेबलाइज करने का मतलब है कि उसको कमजोर कर देगा। लॉस ऑफ के प्लस आयन एंड डिक्रीज ऑफ एटीपी लेवल। ठीक है, क्या क्या होगा? के प्लस आयन का लॉस होगा, एटीपी एनर्जी गिरना स्टार्ट हो जाएगी, और बॉन्डेड विद फॉस्फोलिपिड्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, सेल
बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर गौर से देखोगे तो उसके ऊपर जो एनवलप होता है, ठीक है, उससे जाकर के ये क्या करेगा, जुड़ेगा या उसके साथ जाकर उसको डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो यहां पे बात कर रहा है वो, अब एनवलप में उसको ले लिया उसने मेम्ब्रेन को, कि मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज। यानी कि मान लो जैसे कि मैं छोटी सी बात बोलूं कि ये कमरा है, ठीक है, कमरे की क्या है, चारों तरफ दीवारें हैं। अब कोई आए बड़ा सा हथौड़ा लेके और बीच बीच में मार मार के छेद कर दे, तो कमरे की दीवारें क्या हो जाएंगी, डिस्टेबलाइज। किसी भी समय अब ये कमरा फिर गिर सकता है ना। डिस्टेबलाइज करने का मतलब है कि उसको कमजोर कर देगा। लॉस ऑफ K+ आयन एंड डिक्रीज ऑफ ATP लेवल, ठीक है, क्या क्या होगा, K+ आयन का लॉस होगा, ATP एनर्जी गिरना स्टार्ट हो जाएगी, और बॉन्डेड विद फॉस्फोलिपिड्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। उस फॉस्फोलिपिड से जाकर के ये आयनिक सिल्वर जुड़ जाता है और फिर धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। क्लियर है। और अगला देखते हैं, इंट्रैक्शन विद मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। इवन ये सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल है उनके साथ भी इंटरेक्ट करता है, यानी कि जुड़ेगा जाकर के, और जुड़ने के बाद तो जाहिर सी बात है दुश्मन है ये, तो उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। कौन कौन है, न्यूक्लिक एसिड, RNA DNA और कुछ एंजाइम्स हैं जिनको ये नुकसान पहुंचाता है। तीसरा, द इंटरेक्शन ऑफ सिल्वर आयन विद बैक्टीरियल इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की पता ना, देखा तो 3 कोटिंग होती है, सबसे ऊपर कैप्सूल, फिर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। तो कह रहा है बैक्टीरियल इनर मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ Ag+ टॉक्सिसिटी। यानी कि बैक्टीरिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से असर करता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है उसके लिए। प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है। सिल्वर आयन इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर एटम। आयनिक सिल्वर इज नॉट सिमिलर एज मेटेलिक सिल्वर। फिर बता दे रहा हूं मैं, आयनिक सिल्वर इज नॉट सिमिलर एज मेटेलिक सिल्वर। जो मेटेलिक सिल्वर हम पीछे देख रहे थे उससे थोड़ा सा क्या है, अलग रहता है। तो सिंपल तरीका क्या होता है, तरीके होते हैं, लैब में बनाते हैं हम लोग, हीट वगैरह दे करके उसको आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका हम लोग सॉल्यूशन वगैरह प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है। प्रॉपर्टीज, आयनिक सिल्वर सॉल्यूशन अपीयर एज एम्बर और डार्क एम्बर। कैसा दिखाई पड़ता है ये, एम्बर कलर का या डार्क एम्बर कलर का। इनसॉल्युबल है पानी के अंदर। स्टोरेज की बात करें, इट शुड बी स्टोर्ड इन ग्लास, क्योंकि बाकी किसी कंटेनर में करेंगे प्लास्टिक वगैरह, वहां पे क्या कर सकता है, ये रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग किसमें स्टोर करते हैं, फंगल, एंटीवायरल, तीनों ही है ये। सोल्यूशन की बात करें, फॉर्मुलेशन की बात करें तो सोल्यूशन के रूप में है मार्केट में, पाउडर के रूप में मिल जाएगा और जेल के रूप में मिल जाएगा ये। तो मार्केट में किस किस रूप में बनाया जाता है इसको, सोल्यूशन के तरह बनाया जाता है, पाउडर और जेल। क्लियर है। ब्रांड्स की बात करें तो एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश के नाम से भी आता है और एव सिल्वर जेन के नाम से भी मार्केट में सिल्वर आयन मौजूद है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलें आगे। ओके, थर्ड है हमारे पास क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट। क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, ठीक है। तो क्या है, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायोसाइड। ठीक है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब बता चुका हूं। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, और साइड मतलब जो किल कर दे, लिविंग थिंग्स को किल करने वाले ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है, वहां डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो, जो बैक्टीरिया है उनको 2 कैटेगरी में तोड़ा गया है। एक बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है ना, बैक्टीरिया की 2 वैरायटी होती है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर असर करता है, साथ साथ में फंगस पे भी असर करता है। क्लोरहेक्सिडिन इनएक्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देन अदर एंटीमाइक्रोबियल। ठीक है, वो कह रहा है ब्रॉडर वे में क्या करता है, ये उनको इनएक्टिवेट कर देता है। एग्जांपल दे रहा है एंटीबायोटिक्स का। एंड हैज ए क्विकर किल रेट, बहुत जल्दी मारता है ये, देन अदर एंटीमाइक्रोबियल जैसे कि पोविडीन आयोडीन। देखा है, वो चोट लग जाती है तो ब्राउन कलर का लगाया जाता है, उसको बोलते हैं पोविडोन आयोडीन। ठीक है ना, तो ये क्या है, दूसरे एंटीबायोटिक और पोविडीन आयोडीन से मच बेटर है एज अ एंटी माइक्रोबियल। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो क्लोरहेक्सिडिन खुद कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये क्या करेगा, अपने आप को बांध लेता है जाकर के नेगेटिवली चार्ज साइट ऑन द सेल वॉल। सेल वॉल में जहां पर नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, ये खुद जाकर वहां पर चिपक जाएगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है।
फिर डिस्टेबलाइज। अब समझ में आ गया डिस्टेबलाइज क्या होता है? डिस्टेबलाइज मतलब उसको कमजोर कर देगा सेल वॉल को, एंड इंटरफेयर दखल अंदाजी देगा विद ऑस्मोसिस, है ना, सॉल्वेंट का जो अंदर आना होता है सेल के अंदर उसके साथ दखल अंदाजी देना शुरू कर देगा, या तो ज्यादा बुला लेगा अंदर। अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा आ जाएगा तो फट जाएगा वो, है ना। द बैक्टीरियल अपटेक ऑफ क्लोरहेक्सिडिन इज वेरी रैपिड। अच्छा, बैक्टीरिया तो सेल है, खैर उससे क्या बताओ, दिमाग तो है नहीं उसके पास, उसके आसपास क्या डाल दो, क्लोरहेक्सिडिन डाल दो, तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी उसको अपने अंदर ले लेता है। टिपिकली वर्किंग विद इन 20 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड के अंदर ही वो काम करना शुरू कर देता है। कौन? क्लोरहेक्सिडिन ऑन बैक्टीरिया। ठीक है, बात करें इसके प्रिपरेशन की। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1,6-हेक्सामिथाइल बिस डाइसाइनाडाइमाइड, ठीक है, डाइसाइन डायमाइड एंड 4-क्लोरो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। इन दोनों को मिला करके क्या बनाते हैं हम लोग? क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट को बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलते हैं आगे। प्रॉपर्टीज, सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन वाटर है, इट इज स्टेबल अंडर मॉइस्चर एंड सनलाइट। मॉइस्चर और सनलाइट इसका कुछ नहीं बिगाड़ती। स्टोरेज की बात करें, शुड बी स्टोर इन 19 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। एडिक्वेट वेंटिलेशन शुड बी प्रोवाइडेड। जहां पे इसको स्टोर करेंगे वहां वेंटिलेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन नहीं होगा तो खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यूज की बात करें तो टू ट्रीट जिंजवाइटिस, है ना, मुंह के अंदर जो बदबू वगैरह से आती है उसको हम जिंजवाइटिस बोलते हैं। इट हेल्प टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, जो रेडनेस वगैरह हो जाती है उसको रिड्यूस, इन्फ्लेमेशन पता है ना, लिखा हुआ रेडनेस है, चोट लग जाए, कोई चीज लग जाए और लालपन सा पड़ जाता है तो उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ऐसी हमारी बॉडी में भी जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, वो तो खैर अंदर देखो तो लाल है, लेकिन है ना, देखा ना फ्लैश मीट का टुकड़ा देखा, मीट या चिकन का टुकड़ा लाल नहीं होता है ना, तो हमारा मांस भी अंदर से लाल नहीं है, लेकिन जैसे कि कभी गाल देखोगे अंदर से लाल नहीं है, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो लाल हो जाता है ना, छाले वाले पड़ जाते हैं, तो वो जो रेडनेस आता है, लालपन पड़ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स, गम्स मतलब मसूड़े, गम्स मतलब मसूड़े। एंड टू रिड्यूस गम ब्लीडिंग, जो गम्स में मसूड़ों से खून आता है उसको भी रोकता है। जिंजवाइटिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, जिंजवाइटिस कौन क्रिएट करता है? बैक्टीरिया क्रिएट करता है, तो उसी को ये किल करेगा। फॉर्मुलेशन की बात करें तो म्यूकस इंसर्ट के नाम से आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन लिक्विड के नाम से आता है, बनता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन कैसे बनेगा? एक लिक्विड के रूप में बनेगा, एक म्यूकस के फॉर्म में बढ़ता है, गाढ़ा गाढ़ा सा रहेगा। ब्रांड नेम की बात करें तो पेरियोगार्ड, पेरिडेक्स और पेरो एक्स, ठीक है, इस नाम से ब्रांड नेम जो है मार्केट में ये अवेलेबल है। बातें समझ में आ रही है? तो देखो लर्निंग तो है, चीजें थोड़ी याद करनी पड़ेंगी इसमें, चीजें बच्चों को थोड़ा टफ भी लगता है, तो देखो इसमें लर्न तो करना पड़ेगा ही। मैं तुम लोगों को बता दूं अभी, तो आज मैं सुबह सुबह उठता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, कोको भर के गेट पे बैठी है भाई, मुझे लगा तो लगभग कितना है? 120 दिन है हमारे पास। कितने हैं? widely used antimicrobial chemical, ठीक है, इट इज यूज इन बोथ लिक्विड एंड गैस फॉर्म, ये लिक्विड और गैस फॉर्म में दोनों में यूज होता है फॉर प्रिजर्वेटिव, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन एप्लीकेशन, प्रिजर्व करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए और स्टेरिलाइज। स्टेरिलाइज का मतलब यही होता है, किसी चीज को स्टेरिलाइज करने का मतलब है उसके अंदर से सारे कीटाणु खत्म कर रहे हो, बैक्टीरिया वायरस हर चीज, ठीक है, वो टर्म स्टेरिलाइजेशन अपने आप में इस तरीके से यूज होता है। इट्स एडवांटेज इंक्लूड, इसका एडवांटेज क्या है? पोटेंट, बहुत ही ताकतवर है, एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम
एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, काफी ताकतवर और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है इसकी, इसीलिए काफी बेटर है ये। फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज एंड सेफ्टी प्रोफाइल इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोबायोसाइड्स। इसको हम कई तरीके, फ्लेक्सिबिलिटी कई तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका हम कुल्ला भी करते हैं दांतों में, जब बहुत ज्यादा सेफ है, जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाता है कंपेयर करें अगर दूसरे माइक्रोबायोसाइड के तरीके से। फेरस 2+2 फेरिक इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि तुम लिख सकते हो ये फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनर इन कूल एंड डार्क प्लेस। क्लियर है? चलें आगे, आ जाओ। यूजेस, फिर कहानी वही है, यूज क्या होगा? डिसइंफेक्टेंट, एंटी इन्फेक्टेंट एंड डिओड्रेंट, है ना, डिओड्रेंट में भी इस्तेमाल हो जाता है। एंटीसेप्टिक है। एफरवेसेंट एक्शन ऑफ H2O, होता क्या है, H2O को जब तुम लोग डालोगे, पानी में कभी डालना, कुल्ला करना, तो बुलबुले छूटते हैं, ठीक है ना। वो जो बुलबुले छूटते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एफरवेसेंट। तो कई बार क्या होता है, कट लग गया है ना, नाखून के अंदर से जख्म है, वहां तक क्या है, हाथ नहीं पहुंच पा रहा, बहुत पतला कट है, सुई या डॉक्टर की पहुंच नहीं है, तो हम लोग इस H2O2 को पानी सॉल्यूशन होता है डाल देते हैं, और जो बुलबुले छूटते हैं उसके बुलबुले से वो पूरा जो जख्म है हमारा क्या होता है, साफ हो जाता है। तो लिखा हुआ है उसके अंदर ही सारी गंदगी, बैक्टीरिया, डेब्रिस, अगर कोई सड़े गले सेल हैं, ठीक है, वो फ्रॉम वाउंड सरफेस विच आर डिफिकल्ट टू रीच, ऐसे जख्म जहां पर हम इजीली पहुंच नहीं सकते हैं, वहां पे इस H2O2 सॉल्यूशन को डाल देंगे तो वो सारा क्या कर देता है, उसे एकदम क्लीन कर देता है। किस रूप में पाया जाता है? एक ही रूप है इसका, सॉल्यूशन। मार्केट में जाओगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन के रूप में ही आता है। ब्रांड की बात करें तो पेरोक्साइल, एस्काटा, प्रोक्साकॉल के नाम से भी मार्केट में ये अवेलेबल है। क्लियर है बातें? चले आगे। फिफ्थ क्या हमारे पास? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड तुम लोगों ने सुना होगा कभी, शायद काफी लोगों ने देखा होगा। हम लोग बोरिक एसिड का जगह छाला जो पड़ जाता है ना, बोरिक एसिड और ग्लिसरीन का एक सैंपल आता है, छोटा सा 5 रुपए का शीशी आती है, जो छाले में लगाते हैं हम लोग, पता है? लगाया कभी किसी ने? बोरिक एसिड अलग से ही मिल जाता है। मैं बता दे रहा हूँ, बोरिक एसिड और जो ग्लिसरीन है ना, कभी छाले पड़ जाए, दोनों को मिला करके लगा लो छाले पे, तो बहुत अच्छा उसका असर होता है। क्लियर है? तो आओ देखते हैं क्या है। Boric acid was once one of the most important reagent applied to the treatment of dermatological infectious disease। किसी टाइम पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट था, केमिकल था, किसके लिए? डर्मा, स्किन के इन्फेक्शंस में इसको हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। Since the 19th century it was widely used and thought to be one of the most effective antibacterial reagent। 19th सेंचुरी से हमने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और उसके बाद से क्या होने लगा, ऐसे काफ़ी इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल रिएजेंट के तौर पे ये निकल के बाहर आया, हम लोग इसकी समझ पाए। इसके एक्शन की बात करें, मोड ऑफ एक्शन की, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो क्या कह रहा है? बोरिक एसिड इज वीकली एसिडिक हाइड्रेट ऑफ बोरिक ऑक्साइड। ये होता क्या है? एसिडिक हाइड्रेट ऑफ बोरिक ऑक्साइड होता है विद माइल्ड मतलब थोड़ा सा हल्का, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टी। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ बोरिक एसिड अननोन। एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि काम कैसे करता है, बट जनरली साइटोटॉक्सिक टू ऑल सेल्स, हर टाइप के सेल के लिए क्या है? साइटोटॉक्सिक है, जहरीला है, पॉइजनस है। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ईस्ट इन्फेक्शन एंड कोल्ड सोर्स। ईस्ट इन्फेक्शन एंड कोल्ड सोर्स। कोल्ड सोर्स क्या होते हैं? देखना, तुम लोग देख सकते हो, फिर गूगल पर डालोगे तो यहाँ पे कई बार ना हल्के दाने आने से पड़ जाते हैं होंठ के ऊपर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड सोर बोलते हैं। प्रिपरेशन की बात करें, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बोरेक्स। देखो ये रहा बोरेक्स, Na2B4O7, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराते हैं और हमको क्या मिल गया? बोरिक एसिड H3BO3 फ्रॉम कोलमनाइट। ये रहा मेरे पास कोलमनाइट, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड से ट्रीट करा रहे हैं और मेरे को क्या मिल गया? बोरिक एसिड मिल गया। क्लियर है? अब ये तो याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कलरलेस पाउडर है, स्मेल नहीं आती, ऑर्डरलेस है, स्टेबल है एयर में, एयर का फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, अल्कोहल में और वाटर में क्या है? ये सॉल्युबल है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट वीक एसिड होता है तो टर्न लिटमस पेपर स्लाइटली रेड, क्योंकि हल्का सा एसिडिक है
तो लिटमस पेपर को हल्का सा रेड में बदल देता है। लिटमस पेपर पता है ना, पेपर आता है जिससे हम एसिड या बेस चेक करते हैं, ठीक है। टर्मरिक पेपर होता है एक, अच्छा मैं फिर बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें बीच में दिखाने लगा तो क्या कहते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर। तुम लोग कर सकते हो एक काम, क्या, जैसे यहाँ पे पॉज करो, पेज खोलो दूसरा अपना, है ना, उसमें डालो लिटमस पेपर, दिख जाएगा, उसमें डालो टर्मरिक पेपर, है ना, गूगल पे तुम्हें दिखता हुआ चलेगा। फिर इसको लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए चलो तो और ज्यादा मजा आएगा। टर्मरिक पेपर का कलर चेंज कर देता है टू ब्राउन ऑन ट्रीटिंग विद बोरिक एसिड। टर्मरिक पेपर के ऊपर अगर बोरिक एसिड डाल दो तो वो क्या, उसको बदल देता है, ब्राउन कलर में बदल देता है। इथाइल अल्कोहल एंड बोरिक लाया जाए तो ग्रीन फ्लेम में जलता है। ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है, प्रोड्यूसेस मेटाबोरिक एसिड। ये मेरे पास क्या आ गया, मेटाबोरिक एसिड हो गया। क्लियर है। स्टोरेज की बात करें, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। यूजेस एज आई वॉश, आंखें धुलने के लिए, माउथ वॉश, मुंह धुलने के लिए, एंटीसेप्टिक है, बताया था मैंने एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर होता है। फॉर डायपर रैशेस, डायपर रैशेस क्या होते हैं, तुम सब लोगों के यहाँ कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे होंगे, चेक करना, डायपर पहनाते रहो 24 घंटे तो थाइस पे, बच्चे की थाइस पर रैशेस, रेड कलर आ जाता है, बच्चे को दिक्कत होने लगती है, वहां पे उसको ठीक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एज डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर समझते हो ना, फुट पाउडर, पैर में जब छाले वाले पड़ जाते हैं या फिर पसीने से जब जख्म पड़ते हैं या थाइस के बीच में पसीने से कट जाती है थाइस, तो हम लोग एक पाउडर डालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डस्टिंग पाउडर। क्लियर है। आते हैं ब्लीचिंग पाउडर, घर घर में होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच जो कपड़ों को सफेद करता है, उनके अंदर ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब की बार देखना उनके अंदर ये मिलेगा। अच्छा, ये इसका जो ब्लीचिंग पाउडर का ना बेसिक फॉर्मूला दे रखा है, इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला देखोगे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl फिर ब्रैकेट में Cl और H2O, इस तरह से हम याद रखेंगे इसको। देखो ये लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है, ब्लीच इज अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। जो ब्लीच है काफी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक नहीं है, डिसइंफेक्टेंट है। इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट सोडियम हाइपोक्लोराइड। अच्छा, जो कैल्शियम है, ठीक है, यहाँ पे भैया जी, टॉपर्स और बैक बेंचर्स में अंतर क्या होता है? बहुत अंतर होता है। टॉपर केवल पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन बैक बेंचर्स, उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना होता है, किसी तरह अपना और अपने कॉलेज का नाम पेपर के फ्रंट पेज पे छपवाना है। टॉपर घर पे स्कूल से फोन जाता है कि आपका लड़का 2 नंबर कम लाया है या इसकी फीस नहीं जमा, लेकिन बैक बेंचर घर पे डायरेक्ट कोतवाल साहब फोन करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हुए धरा गया है, ठीक है, आपकी उसकी जमानत करवा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज इफेक्टिव इन किलिंग कॉलेज में दाखिल होता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा वायरस, पूरे कॉलेज में टाइट हो जाता है। जुकाम जनरली करवाता है, उसको टॉपर्स और बैक बेंचर्स, बट इट इज इजीली इनएक्टिवेटेड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल। जल्दी से अगर किसी जो ऑर्गेनिक मेटल होते हैं कार्बन कंटेनिंग, उसके द्वारा जल्दी से इनएक्टिवेट भी हो जाता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो देखो, हाइपोक्लोरस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, लेफ्ट फॉन्ट छोटा है, या हम बोले HOCl, जो इसके अंदर से क्या निकलेगा, HO और Cl जो निकलता है, वेट नहीं डल रहा ना, सारा वेट इस तरफ डलता है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ डलता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीच, ये इसके अंदर होता है, जैसे तराजू एक्टिव पार्ट होता है जो मेन काम करके देगा हमें। कॉजेज द अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। अब देखो, क्या प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर पता है ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस टाइप से रहता है, फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर, क्या याद है, क्या प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये स्ट्रक्चर जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो एक्टिव होता है। इसी स्ट्रक्चर में प्रोटीन क्या करते हैं, पार्ट करता है। इस स्ट्रक्चर को मैं खोल दूं तो प्रोटीन मेरा डीएक्टिवेट हो जाएगा। प्रोटीन क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो कह रहा है अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है उसको खोल देता है ये, ठीक है, इन बैक्टीरिया। अब जब खुल जाता है तो उसको हम लोग, जब अनफोल्ड हो गया तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग कहते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन। यहां कैसे समझेंगे डीनेचर्ड प्रोटीन को? एग होता है, एग को जब उबाल देते हो तो उसके अंदर की प्रोटीन भी क्या होती है, अनफोल्ड हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, प्रोटीन नहीं रहती है, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये मत सोचना कि एग की प्रोटीन अगर बेकार हो गई
तो वो किस काम की है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूटा है लेकिन उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, वो अभी भी एज इट इज वैसे ही है, वो हमको फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, दोज डीनेचर्ड प्रोटीन देन क्लम्प मतलब इकट्ठे गुच्छा सा बना लेते हैं टुगेदर इरिवर्सिबली। अब वो वापस कभी ठीक नहीं होंगे, इरिवर्सिबल वापस। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जैसे ऐसा होता है कि अंडे को बॉईल करो और फ्रिज में रख दो तो कि वापस से अंदर से अंडा क्या लिक्विड बन जाता है, नहीं ना, तो इरिवर्सिबल वापस नहीं आएगा वो। सिमिलर टू व्हाट हैपेंड प्रोटीन व्हेन यू बॉईल एन एग, ये ठीक वैसा ही है जैसा कि तुम किसी बॉईल को क्या करो, उबाल दो, तो उसके अंदर की प्रोटीन के साथ जैसा हो रहा है वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो वो एक तरह से अगर हम उस जो एग होता तो सेल ही है ना, मुर्गे का सेल होता है ओवम, ठीक है ना, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से बेकार हो गया, लेकिन हमारे लिए न्यूट्रिशियस होता है वो। ठीक है, एज अ सेल बेकार हो गया बट पोषक है हमारे लिए। ठीक है ना। प्रिपरेशन की बात करें तो ये है मेरे पास स्लैग्ड लाइम और ये है मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर। स्लैग्ड लाइम को मैं क्लोरीन से ट्रीट करवाता हूं और मेरे को क्या मिल जाता है, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबने देखा ही है, सफेद होता है, डिकम्पोज स्लोली इन एयर, हवा में धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिकम्पोज कर जाएगा। इट इज पार्शली सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड अल्कोहल, पानी और अल्कोहल में क्या है, ये पार्शली सॉल्युबल है थोड़ा थोड़ा। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर सबसे ज्यादा क्या है भाई, ये क्या दिखाएगा, क्या है, ये पार्शली सॉल्युबल है थोड़ा थोड़ा। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर सबसे ज्यादा क्या है भाई, ये क्या दिखाएगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा ना, दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो एक्चुअली ये यहाँ पर थोड़ा सा करना भूल गया मैं, सही कर देता हूँ। यहाँ पर ये ClO माइनस, ये इसका एक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने कहा था यहाँ पर HOCl है, इस HOCl में से H हट जाता है और OCl माइनस, ये पार्ट इसका परक्लोरेट जो हो गया, ये इसका एक्टिव पार्ट हो जाता है। ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा और यहाँ से N2 गैस को बाहर निकाल देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। H2O2 को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ये इसको मैं सही कर दूं, हाँ, इसको भी क्या कर देगा, इसके अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे, इसको भी क्या ऑक्सीजन बाहर निकाल के इसको भी इसने ऑक्सीडाइज कर दिया है। स्टोरेज की बात करें, इट शुड बी स्टोर्ड इन अनु, सबसे पहले आप बताओ, कोई पॉइंट नहीं बनता, इट शुड बी मैंने वही है। बहुत अच्छी बात है युगांत, एक बात बता, मैं आपको गाड़ी कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड इनसाइड अब मॉइस्चर और हीट से, बट मोटर में ये केस नहीं होता। जो मैकेनिज्म समझ में आ रही है, बेसिकली क्या होता है, जो हमारे मैनुअल गियर बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर सिंक्रोनाइजर रिंग्स होते हैं, जिनके हिसाब से आपका गियर की स्पीड सेम होती है और तब आप गियर शिफ्ट करते हो। ये तो उस केस में हो गया जब आपकी गाड़ी खड़ी है और आपने फर्स्ट गियर नहीं नहीं, आप ये चलते हुए भी कर सकते हो। आपकी गाड़ी चल रही है 30, 40, 50 किलोमीटर पर आवर, आप बस एक्सीलरेटर से पैर उठाइए, गियर चेंज करिए और दोबारा स्टार्ट आ गए। ठीक है, अब जब हम चलती हुई गाड़ी में गियर चेंज करेंगे तो गियर अटकते नहीं है, क्योंकि मोटर तो मूव करती है ना उस टाइम पे। वो एक्चुअली क्या है, जब आप एक्सीलरेटर छोड़ोगे तो मोटर का कोई अपना रोटेशन नहीं होगा, वो बस अपने इनर्शिया की वजह से फ्री रोटेशन में। अगर हम बात करें व्हील्स की, Do you want to know how to rank your YouTube Potassium videos on the first permanganate, page of KMnO4. YouTube, even if your channel is having a zero subscribers, Potassium zero permanganate, views, again ये भी no क्या है, problem, no worries. Oxidizing This agent, यानी कि program is इसका और ब्लीचिंग पाउडर का एक तरह से की हम वजह कह से। सकते हैं, नहीं, वो मोटर का अपना रोटेशन है, वो व्हील्स का जो रोटेशन है वो एक्चुअली डिफरेंशियल में रहता है। बट जैसे आप एक्सीलरेटर छोड़ोगे, मोटर का बस इनर्शियल रोटेशन रह जाता है, जो आप उसका एक्स्ट्रा कोई टॉर्क नहीं होता, और उससे क्या होता है, गियर चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये मैकेनिज्म बहुत फ्रेंडली है। अच्छा, तो फिर क्लच की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसमें क्या है, आपका मोटर और गियर बॉक्स एक कपलर से डायरेक्टली अटैच्ड है, इन बिटवीन कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी स्मूथ ड्राइव। और पीछे आप ये बूट खोल के दिखाएंगे कि क्या है? श्योर श्योर। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा कंट्रोलर रखा हुआ है, ये जस्ट अभी हम क्या कहते हैं, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस ये ऊपर रखा हुआ है, सो दैट वी कैन प्रोग्राम अदर थिंग्स, और बाद में ये नीचे हम इसको उल्टा लगा देंगे। ये हमारा चार्जर है, दिस इज 72 वोल्ट चार्जर, जो सिस्टम अभी हम यूज कर रहे हैं 72 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। एंड बीनीथ दिस इज द मोटर, और जो गियर बॉक्स वगैरह है, इसका जो कंपनी से गियर बॉक्स आता था एग्जैक्टली वही गियर बॉक्स है। तो बेसिकली जो हमारा विजन है कि जो भी रेट्रोफिटमेंट हम करें
किसी भी कार में मिनिमल चेंजेस के साथ करें कि जो आपका पहला यूजर एक्सपीरियंस था वो वैसा ही रहे, आपको ज्यादा चेंजेस या कुछ ज्यादा ये डिफिकल्टीज ना आए। आप जैसे गाड़ी चला रहे थे वैसे ही चलाएं, बस उसमें आपकी एफिशिएंसी और कॉस्ट दोनों ही बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी जो आपने मोटर है वो मुझे लगता है गियर बॉक्स में फिट कर रखी है, राइट? अच्छा, बैटरी पैक कहाँ लगाया है? बैटरी पैक इसका आगे लगाया है, दिखाइए जरा। सर इसका ये बैटरी पैक है, अभी तो लेड एसिड बैटरीज डाल रखी है हमने कन्वर्जन कॉस्ट कम करने के लिए। 6 बैटरीज है, सारी सीरीज में स्टैक्ड है। 28Ah 12 वोल्ट की एक बैटरी है। तो एक बात बताओ, कितने किलोमीटर चल जाती है? जो हमने जो पहले जब कन्वर्ट किया था रिडक्शन गियर के साथ, तो हमारा 30-35 किलोमीटर का ड्राइव था। बैटरी तो हमने सेम रखी है, सिर्फ हमने जो कन्वर्जन का टेक्निक है वो चेंज कर दिया है, तो उसी से हमारा 65-70 किलोमीटर का ड्राइव आ जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसमें आप अगर 4th गियर में इसको चला रहे हैं तो ज्यादा आपको एफिशिएंसी मिलेगी, राइट? हाँ जी, ज्यादा किलोमीटर चलेगी, ज्यादा रेंज मिलने वाली है। अगर आप वही 1st गियर में चलाएंगे तो कम चलेगी। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 70 जा रही है, ये तो अच्छी बात है। तो लिथियम आयन का कुछ है क्या फ्यूचर में आपका? बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये हमने सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए लगाई है। और इसमें क्या है, जैसे हमने मैनुअल गियर बॉक्स लगाया है तो उसी का एडवांटेज हमें ये रहता है कि हमें बड़ी मोटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम छोटी मोटर्स के साथ भी वही परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। हालांकि जो और कन्वर्जन आप देखोगे मार्केट में, ऑब्वियसली कुछ और कन्वर्जन भी अवेलेबल हैं, तो उनमें भी अगर आप देखोगे तो वो उनका मोटर की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। ऑब्वियसली अगर आपकी मोटर की कैपेसिटी बड़ी होगी तो आपका फिर एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, हम क्योंकि OEM गियर बॉक्स यूज कर रहे हैं तो हमारा मोटर की कम होने से एनर्जी कंजम्पशन जो है मोटर का उतना नहीं होगा, उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। बैटरी पैक भी छोटा चाहिए क्योंकि आपका मोटर का जो केवी है वो काफी कम है। भानु, मेरे को एक बात बताओ यार, ये चार्ज करने में कितना टाइम लेती है? फुल चार्ज करने में अगर 0 से स्टार्ट करें तो 6 to 7 आवर्स के बीच में ले लेती है। नैनो पेट्रोल चलाने में ज्यादा मजा आएगा, नैनो इलेक्ट्रिक चलाने में? 3 किलोवाट की मोटर के साथ इलेक्ट्रिक, नो डाउट इलेक्ट्रिक। चलो चला कर देखेंगे, वो पता चलेगा। मुझे पता कैसे चलेगा कि कितनी % बैटरी इसमें बची हुई है? कुछ है क्या ऐसा? हाँ जी, ये हमारे किट के अंदर ये जो इक्विपमेंट है, यहाँ पे हमने इसका बैटरी इंडिकेटर लगाया हुआ है। तो यू कैन जस्ट प्रेस दिस बटन एंड दिस विल शो यू द वोल्टेजेस एट फर्स्ट, एंड उसके बाद ये आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा। एक बात बताओ, कोई अपनी गाड़ी में ये मोटर वगैरह मतलब उसको इलेक्ट्रिक बनाना चाहता है, हाँ जी, तो क्या कॉस्ट आ जाएगी इस टाइप की? और लिथियम आयन बैटरी के साथ बताना। मैं बिल्कुल अभी देखिए, जो आपने लेड एसिड बैटरीज देखी है, ये हमने सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए लगाई हैं, क्योंकि हमें बस टेस्टिंग पर्पसेस के लिए करना है। सो इट वाज वेरी इजी टू गो इन द मार्केट एंड हैव देम। सो ये इसलिए हम अभी लिथियम आयन पे नहीं गए हैं, ऑल्दो वी हैव ऑर्डर्ड देम, वो थोड़े टाइम में आ ही जाएंगे, ठीक है? तो तब हम लिथियम आयन में लगा देंगे। तो अगर आप अभी के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप नैनो ही कन्वर्ट कराना चाहते हो तो इट विल कॉस्ट यू ओनली 1 लाख जस्ट टू कन्वर्ट नैनो। एंड फॉर अदर कार्स उसमें क्या होगा कि हमें कुछ पैरामीटर्स आपकी गाड़ी का ऑब्वियसली देखने होंगे, आपकी गाड़ी का वेट, इंजन की कैपेसिटी और आपकी डेली ड्राइव कितनी है, उस पे आपको रेंज कितनी चाहिए। सो इट कैन बी कस्टमाइज। अगर किसी क्लाइंट को हमारे 300 किलोमीटर की रेंज चाहिए वो एक सिंगल चार्ज में, तो हम उसके हिसाब से बैटरी पैक डिजाइन करके इंस्टॉल कर देंगे। एंड इफ ही वांट्स कि यार मुझे ज्यादा ड्राइव नहीं चाहिए, मेरा बस एक सिटी ड्राइव है, मेरा मुश्किल से 50-60 किलोमीटर का डेली ड्राइव है और मैं रोज चार्ज कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मुझे 150 या 250 किलोमीटर की रेंज दे दो, उसमें भी खुश हो, तो हम वो भी कर देंगे। ये सबसे अच्छी बात लगी कि जिसको जितना चाहिए उतना मिलेगा, थोड़े से जो है पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, सीधी सी बात ये है। और अभी इनका एक बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट आने वाला है, वो रिवील नहीं करूंगा, बस इतना सा बता दूं मैं आपको। हाइब्रिड कार है 4x4 बस, ठीक है? वो जल्दी आपको दिखाएंगे। भानु, क्या क्या दिक्कतें आई यार ये बताना मुझे, क्योंकि ये एकदम से मतलब एक बार फर्स्ट टाइम जब आपने बनाई होगी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां तो आई होंगी। और फर्स्ट टाइम जो आपकी फर्स्ट जनरेशन नैनो थी जिसको आपने कन्वर्ट करा था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी और क्या इम्प्रूवमेंट करे आपने जो अभी वाली जनरेशन है? जब फर्स्ट टाइम हमने बनाई थी गाड़ी तो बेसिकली हमने सिर्फ पार्ट्स खरीद के लगा दिए, ठीक है? बेसिक एक रेट्रोफिटमेंट था, आउटसोर्स किए पार्ट्स और बस समहाउ लगा दिए। तो इतना ज़्यादा रिफाइनमेंट नहीं था, जो क्वालिटी जो चाहिए होती है एक ऑटोमोबाइल में, वो सब अचीव नहीं कर पाए थे हम। तो इसीलिए फिर हमने अपने कस्टम माउंट्स बनाए, हमारे खुद के जॉइंट्स बनाए और अब फर्दर काफ़ी जो अब जैसे रबर बुशेस होती हैं, वाइब्रेशंस, ऐसा नहीं है मोटर में वाइब्रेशंस नहीं होती हैं, बट बहुत ही मार्जिनल सी होती हैं, उनको
भी हमने फिर हटा दिया है, रबर जॉइंट्स लगा के हर जगह। तो काफ़ी फैब्रिकेशन भी किया है। IP65 हमारी पूरा सेटअप है, वाटरप्रूफ है। सो ये चीज़ें काफ़ी अचीव की है हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एकदम से फुल प्रूफ सिस्टम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अगर आपसे फिटमेंट करवाना भी चाहता है तो ऐसा नहीं है कि बार बार आपको कॉल करके वो परेशान करेगा। लगाओ और खत्म।